हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को हर दिन बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 2 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, वह स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था 1911 में, यानी 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरम मंदिर साहिबा की आधारशिला रखी थी? तो आधारशिला श्री गुरु अर्जन देवी जी, यानी हजरत मियाँ मीर ने 1588 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर नींव रखी थी। और कहा जाता है कि 5वें श्री गुरु अर्जन देव के निमंत्रण पर उन्होंने लाहौर से अमृतसर की यात्रा की थी। देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों के अधिशास्त्री देवी हैं? तो अधिशास्त्री देवी जो है वो हैं भवाई, यानी कि अम्बा गुजरात के भवाई नृत्य की अधिशास्त्री देवी हैं। और भवाई आंशिक रूप से मनोरंजन और आंशिक रूप से देवी अम्बा के समर्पित किए जाने वाला एक अनुष्ठान है। यह मंदिर के सामने खुले प्रांगण में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो प्रमुख नदी वो है दमन गंगा, यानी मैं आपको बता दूं कि दमन गंगा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के ढिंडोरी तालुका में अम्बेगांव के गांव के पास सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और अपनी सहायक नदियों के साथ अरब सागर में मिलने से पहले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से दमन के पहाड़ी इलाके से होकर बहती है। किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है राजस्थान, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 3 नए जिले मालपुर, सुजानगढ़ और कुचम सिटी के गठन की घोषणा की है। राजस्थान में अब 53 जिले होंगे। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं मनमोहन सिंह, यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया शीर्षक के एक पुस्तक की रचना की है और 5 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक में मनमोहन सिंह को एक अकादमिक रूप से एक नीति निर्माता के रूप में और एक राजनेता के रूप में उनके जीवन और कार्य के वर्णन किया गया है, जिनका भारत और इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और इस पुस्तक में 1950 से लेकर 2004 से 14 तक जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके चुने हुए भाषणों और लेखकों को साक्षात्कार को प्रस्तुत किया गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में, यानी मैं आपको बता दूं कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। और ऐतिहासिक शहर चंपानेर के आसपास है और इसकी शहर जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में चौड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चौड़ा ने की थी। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। और उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है द बॉम्बे प्लान, यानी कि पेट्रोलियम नियंत्रक देशों के संगठन OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में है। और OPEC सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, अंगोला और इक्वाटोरियल गिनी एक कांगो है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड का कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से, यानी कि गोल्ड, ये मैं आपको बता दूं कि कॉन्केकैफ गोल्ड कप जो है वो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका के कैरिबियन देशों के मुख्य एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता है। गोल्ड कप हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है और यह मध्य प्रदेश, अमेरिका और कैरिबियन फुटबॉल संघ के परिसंघ द्वारा जो है वो शासित है।
अगला है प्रयाग प्रशिस्त में संकलित की गई थी, तो वो संकलित की गई थी संस्कृत। यानी कि प्रयाग प्रशिस्त 4वीं शताब्दी के गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल पर आधारित शुद्ध संस्कृत में लिखा गया एक अभिलेख है और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेना द्वारा लिखित शास्त्रीय अभिलेख गुप्त युग के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है। अगला है दिलवारा और जड़गा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो ये स्थित हैं राजस्थान में। यानी दिलवारा और जड़गा दोनों राजस्थान के सिरोही जिले में दक्षिणी अरावली रेंज के पर्वत चोटियाँ। और दिलवारा उन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिनका निर्माण 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के स्थान के ईस्वी के बीच हुआ था। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कदरौज के जयचंद के बीच हुई थी, तो ये हुई थी गहरवाल। यानी कि चंदवार का युद्ध 1193 में मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये चंदवार की लड़ाई 1193 में मोहम्मद गोरी और कनौज के जयचंद के बीच लड़ा गया था और ये आगरा के निकट यमुना नदी पर चंदवार फिरोजाबाद के निकट आधुनिक चंदवाल में हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत ने उसे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकार का अवसर प्रदान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र UN प्रति वर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाता है, तो वो मनाता है 7 सितंबर। यानी मैं आपको बता दूं कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र UN ने महासभा में 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में नामित किया और यह दिवस स्वच्छ हवा एवं महत्व और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वायु गुणवत्ता के सुधार के प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है और इसका पालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा सुगम किया गया। कौन सा देश OBEC का सदस्य है, तो वो है केन्या। यानी कि बॉम्बे प्लान जनवरी 1944 में उद्योगपति एवं टेक्नोक्रेट्स के एक समूह द्वारा प्रस्तावित भारत के लिए आर्थिक योजना। बॉम्बे योजना प्राथमिक मध्य एवं व्यावसायिक एक विश्वविद्यालय स्कूली शिक्षा सहित सामूहिक शिक्षा का एक व्यापक दृष्टि प्रदान करती है और यह व्यवस्थित शिक्षा के साधन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी बनाया गया है। अगला है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है, तो उसका संकलन जो है वो कहलाता है आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। यानी मैं आपको बता दूं कि भादरा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में चिंगमकल्लूर, ठीक है, चिंकमंगलूर जिले में स्थित प्रोजेक्ट टाइगर के भाग में एक रूप में संरक्षित क्षेत्र भाग अभयारण्य है और यह राज्य के सबसे बड़े सागौन के पेड़, ठीक है, सागवान का जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसे सागौन के पेड़ का जगरा जायंट का घर है और जिसकी ऊंचाई 5.1 मीटर है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कहा जाता है कि लगभग 400 साल पुराना है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया, तो ये घोषित किया मुस्लिम लीग। यानी कि ब्रिटिशों के भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग परिषद ने एक अलग मुस्लिम देश की मांग की तेज करने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया और उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत वाले एक अलग देश का गठन करना था। ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था, तो वो कराए थे जमशेदजी टाटा, ठीक है। यानी ताजमहल होटल के जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित किया गया था जिसे 16 दिसंबर 1903 में, ठीक है, जिसे 16 दिसंबर 1903 में, ठीक है, 1903 में ग्राहकों के लिए चालू कर दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल होटल को 600 बिस्तरों वाले सैन्य अस्पताल में बदल दिया गया था। यह होटल 2008 में मुंबई हमले लक्षित मुख्य स्थलों में से एक था। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया, तो उसने जो कोड नाम दिया वो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। यानी कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया और इस
फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो 800 से अधिक था वो है केरल। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 800 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 800 और उत्तर प्रदेश 829। ठीक है। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो जमा राशि 250 रुपये है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना SSY बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में लड़कियों के लिए सरकार समृद्ध बचत योजना है और इसलिए खाता 250 रुपये की आरंभिक जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। खाते में पैसा खाते खोलने की तिथि 15 वर्ष पूर्व होने के तथा जमा कर दिया जा सकता है। अगला है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSAP के शुभ आरंभ किस वर्ष किया? तो उसका शुभ आरंभ जो है वो 1986 में किया। यानी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP की शुरुआत 1986 में मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता के सुधार लाने और महिलाओं के गोपनीयता को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और यह ग्रामीण स्वच्छता का भारत का पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर हुआ अरब आक्रमण का नेतृत्व ने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो किए थे मुहम्मद बिन कासिम। यानी 712 ईस्वी में उमैयद खलीफा के सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के हमला किया और उसे जीत लिया। यह भारत का पहला अरब आक्रमण था। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो पहले रूस का भाग था अलास्का। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्य अलास्का को 3 जनवरी 1959 को संघ से 49वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अमेरिका ने 1868 में रूस से अलास्का को खरीदा। भारत में चुनाव सुधार के संदर्भ में VVPAT के टी का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय जो है वो है ट्रेल। ठीक है, ट्रेल। यानी मैं आपको बता दूं कि संक्षिप्त नाम VVPAT का मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है और यह मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करने वाले मतदाताओं को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक विधि है जो भारत में VVPAT प्रणाली को 2014 के भारतीय आम चुनाव के एक पायलट परियोजना के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 8 को उपयोग किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB द्वारा विनियमित होता है, तो वो विनियमित होता है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी CDB उन 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक है जिसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित पर्यवेक्षण किया जाता है और अन्य 3 इंडिया एक्सिम बैंक, नबार्ड और NHB। ठीक है, NHB इसे 1959 ईस्वी में संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम के माध्यम में आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है पतत्काल। ठीक है, पतत्काल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये भारत के कर्नाटक। यानी कि पतत्काल नृत्य महोत्सव एक वार्षिक नृत्य उत्सव है जो कि कर्नाटक में स्थित एक छोटे से शहर पतत्काल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। यानी कि प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। सरकार के गणतंत्रात्मक स्वरूप से राज्य के मुखिया चुना जाता है कि वंशानुगत राजतंत्र के रूप में होता है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी पुरातात्विक स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में शकारादित्य नामक एक सम्राट की पहचान करता है और इतिहासकार शकारादित्य की पहचान 5वीं शताब्दी के गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम नालंदा पुरातत्व के द्वारा खोजा गया और इस नालंदा विश्वविद्यालय को कनौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में CI और पाल शासकों 8वीं और 12वीं शताब्दी में CI के साथ साथ विभिन्न विद्वानों सहित विभिन्न शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया था। IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी, तो इसकी वृद्धि दर होगी 6.3%। यानी
IMF ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% होगी। ठीक है, और इसने भारत की GDP वृद्धि का अनुपात 20 आधार अंक बढ़ा दिया। अप्रैल में जून के बीच में खपत मजबूत होने के कारण इसे GDP का अनुमान बढ़ा दिया है। और IMF ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के लिए 6.1% का विकास दर का अनुमान लगाया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति द्वारा की जाएगी। तो जिसकी नियुक्ति द्वारा की जाएगी भारत के राष्ट्रपति, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के नियुक्ति के संबंध इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है नागर। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि खजुराहो मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसका कारण यह है कि उनमें एक गर्भगृह, एक संकरा पूर्व कक्ष अंतराल, एक ट्रांसपेरेंट महामंडप, आंतरिक हॉल, अर्धमंडप, एक मंडप या गुफा और एक चलने वाला मार्ग प्रदक्षिण पथ तथा एक बड़ा होता है रोशनदान जिसे रोशनी आती है। भारत में मंदिर निर्माण के 3 शैलियाँ प्रचलित है। नागर शैली उत्तर प्रदेश, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, वेसर शैली दक्कन भारत। इनमें से कौन सा भारत का एक राज्य मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यानी मैं आपको बता दूं कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने वर्ष 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन उन्होंने 30 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। 1978 से 1980 के बीच उन्होंने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा, जिसे 1990 में लागू की गई मंडल आयोग के रिपोर्ट के रूप में जाने लगा। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो वो है आज अमेजन। यानी मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षा वन दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। विशाल गिलहरी यानी कि गेंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये है महाराष्ट्र के। यानी भारतीय विशाल गिलहरी का मलबार विशाल गिलहरी रुतफ इंडिका भारत की मूल निवासी टर्टुफा प्रजाति की एक बड़ी वृक्षक गिलहरी है और यह दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक बड़ी शरीर वाली दैनिक वृक्षक शाकाहारी गिलहरी है और इसके मराठी में सेकरू कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के राज्य में पशु। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। यानी स्वामी विवेकानंद का इनका जन्म जो 1863 ईस्वी में कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा अजीत सिंह द्वारा सुझाया गया था। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन। भारत का पहला संरक्षित वन है तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यानी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम वन आरक्षित क्षेत्र और इसका नाम सतपुड़ा श्रेणी से लिया गया है और इसकी धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर और 4430 फीट ऊंची है। चूरना के पास यह समतल मैदान के रूप में है। भारत में हेमाटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। यानी हेमाटाइट का प्रमुख भंडार साधन अवस्थित है ओडिशा 7559 मिलियन टन या 34%। झारखंड में 586 मिलियन टन 23%। छत्तीसगढ़ में 4858 मिलियन टन, कर्नाटक में 2467 मिलियन टन 11% और गोवा में 1189 मिलियन टन 5%। अल्लामेल ठीक है, अल्लामेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं भरतनाट्यम। ठीक है, यानी अलमेरा अली जो है वली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगा और कोरियोग्राफर हैं और यह भरतनाट्यम और पंडानल्लुर शैली की अग्रणी प्रतिपादक हैं। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा
है? तो ये आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम यानी विंग्स ऑफ फायर 2002 से 2007 तक के भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा है। और इसे डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा और यह 1999 में यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी, जिसे टारगेट 3 बिलियन इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020, इंडोमेटल स्पिरिट फ्लोयर टू सेक्स एवं यू आर यूनिक शामिल हैं। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समांतर पर्वतमालाएं हैं, तो वो है 3। यानी कि मैं आपको बता दूं कि हिमालय अपनी अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बनता है। हिमाद्री यानी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, दूसरा हिमाचल छोटा या लघु हिमालय, और तीसरा शिवालिक यानी बाहरी हिमालय। और मैं वीडियो के बीच में बोलना चाहती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के वंश के संस्थापक थे। यानी किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे चालुक्य वंश के संस्थापक। यानी कि पुलकेशिन प्रथम 540 से 567 ईस्वी के वातापी आधुनिक बादामी के चालुक्य वंश के पहला संप्रभु शासक था। उन्होंने भारत के पश्चिमी और मध्य दक्कन क्षेत्र के वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर शासन किया। निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण से वकालत की थी? तो वो है गोपाल कृष्ण खोगले। यानी गोपाल कृष्ण खोगले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायी समूह 1889 में शामिल हुए और जुड़े हुए थे। 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्व्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। वो गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सर्वजन सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेपक सुधार कौशल की। यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो ये वेधशाला है सूर्य। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि उसने प्रक्षेपक सुधार कौशल TCM को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों को जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है। तो वो उनकी संख्या जो है वो कहलाती है जन्म दर। यानी मैं आपको बता दूं कि जन्म दर यानी बर्थ रेट को प्रति वर्ष जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया। और इसके विपरीत प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों की मृत्यु को मृत्यु दर यानी डेथ रेट कहा जाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक निश्चित समय अवधि की जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो वो है बहादुर शाह जफर। यानी मैं आपको बता दूं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 से 1858 के युद्ध में हार गए थे, और जिसका उन्होंने नाम मात्र ही नृत्य किया था, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपदस्तक पर किया था और 1858 में निर्वासित कर दिया गया। नवंबर 1862 में रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। नमक आंदोलन यानी सेल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों के उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनके एक नहीं था? तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, जो इसमें से नहीं था उसे हमें चुनना है। तो वो है भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। यानी मैं आपको बता दूं कि नमक मार्च, ठीक है, नमक आंदोलन, नमक मार्च पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं की बड़ी संख्या से भाग लिया, और समाजवादी कार्यकर्ताओं यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को कर लिया था कि विरोध के केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखें। यह नमक मार्च था जिसमें अंग्रेजों को यह एहसास करवाया गया था कि उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उन्हें भारतीयों को कुछ शक्तियाँ सौंपनी होगी। मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी की गई थी। तो वो की गई थी 29 मार्च 1857 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है?
तो उस बैंक खाते का नाम है सुकन्या समृद्धि। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी बालिका के माता पिता लक्षित करने वाली एक छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया और इसे 22 जनवरी 2005 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार पदार्थों को अलग किया जाता है? तो पदार्थों को अलग किया जाता है भाप वाष्पशील पदार्थ, यानी कि भाप वाष्पन उपयोग उन तरल पदार्थों के लिए किया जाता है जो कि पानी के अघुलनशील होते हैं, जिनमें गैर वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं और भाप वाष्पशील होती हैं। इस पृथक्करण प्रक्रिया के वाष्पशील और गैर वाष्पशील घटकों के लिए अशुद्ध जल भी शामिल हैं और उबलते पानी में भाप वाष्पशील से वाष्प को एक कंडेंसर तक ले जाती है। दोनों ठंडा हो जाते हैं तथा तरल या ठोस अवस्था में वापस आ जाते हैं, जबकि गैर वाष्पशील अवशोष उबलते कंटेनर पीछे रह जाते हैं। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करती है। तो जो पाचन में मदद करती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तोड़ता है और पाचक एंजाइम प्रोटीन विभाजित करता है। डीडीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीटों को मार सकता है। यानी कि डीडीटी एक सिंथेटिक मानव निर्मित रसायन है जिसे पहली बार 1939 में, ठीक है, जिसे पहली बार 1939 में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और यह कीटनाशक है जो कि कीटों के तांत्रिक तंत्र पर बाधित कर उन्हें मारता है और डीडीटी तंत्रिकाकार हस्तक्षेप करता है जिसे कीटों को स्तनधारियों ने कंपन अक्षेप को बुनियादी सेलुलर प्रक्रिया की समाप्ति होती है। कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली के परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? तो जो अवशोषित कर लेती है वो है अमीबा। सापेक्ष घनत्व के बराबर है, तो ये बराबर है पदार्थ के घनत्व पानी का घनत्व। यानी मैं आपको बता दूं कि सापेक्ष घनत्व आकलन किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना पानी के घनत्व से किया जाता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4, ठीक है। एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि सरसों जो है, सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। ऐसे पुष्पों के दोनों जननगाओं को एक ही पुष्प के विद्यमान होने का सौरपारगन है और अवसर अधिक हो जाते हैं। संयोजित बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं। अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर माइनस 1 ms² - 2 का समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो कार द्वारा जो प्राप्त गति है वो है 120 मीटर सेकेंड। 120 मीटर सेकेंड। जब किसी पिंड के विषुवत रेखा से, ठीक है, किसी पिंड के विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर लाया जा सकता है, उसका भार बढ़ जाता है। यानी जब किसी पिंड की विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण ध्रुवों को ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दरअसल ध्रुवों के निकट जो भूमध्य रेखा होती है वो अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। मानव मस्तिष्क के ग्राम में वजन कितना होता है? जो मानव मस्तिष्क होता है उसके ग्राम में कितना वजन होता है? तो वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम। यानी मैं आपको बता दूं कि मानव मस्तिष्क समान वजन 1200 से 1400 ग्राम तक का होता है। 1 न्यूटन, तो मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन का 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1, ठीक है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जैसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व है, तो वो है रूबिडियम, ठीक है। रूबिडियम यानी मैं आपको बता दूं कि 5वें आवर्त से अधिक धात्वित्व
वक तत्व रुबिडियम है और रुबिडियम Rb के परमाणु संख्या 37 है। इसकी परमाणु संख्या क्या है? 37 है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसकी परमाणु संख्या, और यह क्षारीय प्रकृति की धातु है। C6H14 में कितनी समावि यानी स्मॉर्स हैं? तो ये है 5। ठीक है, यानी C6H4 हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन में 5 समवयिक यानी होते हैं, और कार्बनिक यौगिक में जिनके आणविक सूत्र समान एवं उनके अणुओं के परमाणु की व्यवस्था विभिन्न विभिन्न होती हैं। Pb+CuCl2, ठीक है, PbCl2+Cu दी गई प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है विस्थापन के। यानी मैं आपको बता दूं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील परमाणु के विस्थापित कर देता है, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो उदाहरण Pb+CuCl2 और PbCl2+Cu, यहाँ पर Pu और Cu का अधिक जो है रिकेटिव है। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन सा क्षारीय धातु के समूह है? तो जो क्षारीय धातु का समूह है वो है 37, 19, 3, 55। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध, तो उसकी संबंध है R=2f। यानी मैं आपको बता दूं कि एक दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी जो है त्रिज्या मध्य संबंध R=2f होती है। निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक है? तो जो संयोजी उत्तक है वो है हड्डी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अस्थि एक संयोगी उत्तक है, और संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकाओं पदार्थ अधिक होती है। 3 प्रकार का होता है: वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और संवहन उत्तक। मेंडलीव अधिक, ठीक है, आवधिक सारणी में खोज न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक साथ प्राप्त हुआ? तो जो आवर्त सारणी में एक साथ प्राप्त हुआ वो है Ge। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव अधिक सारणी Ge यानी जर्मेनियम को आवर्त सारणी के बाद में शामिल किया गया, जो कि IVA वर्ग में रखा गया है। CO का आणविक द्रव्यमान है, तो CO का आणविक द्रव्यमान जो है वो है 28। यानी कि CO का आणविक द्रव्यमान 28 है, और इसका 28 ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। तो बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है राइजॉइड। ठीक है, यानी बायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा को एपिडर्मल कोशिका के बढ़ने वाले उभार को राइजॉइड कहा जाता है, जो पौधे की दृष्टा को प्रदान करते हैं। NO2 का ध्रुव यानी फ्यूगमस रंग है, तो इसके फ्यूगमस रंग है भूरा। यानी कि NO2 के ध्रुव फ्यूमस का रंग भूरा होता है, और NO2 का घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनता है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो जो सबसे नरम खनिज है वो है तैलक। वाष्पमूत्र वाहिनी नामक एक समान मार्ग बनाने के लिए से आने वाले एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है, तो वो करता है मूत्राशय। ये हमारा प्रश्न है, और इसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, 1 × 6, तो क्या करेंगे 6 + 1 यानी कि 7/6। ठीक है, 7/6 भागा 2/3। ठीक है, का, ठीक है, यहाँ पर ऑफ है तो का, यहाँ पर का 7/8 माइनस 7/8। ठीक है, इसी लाइन में होगा गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 5/24 माइनस 65 माइनस 6/90 इक्वल टू 59/99 गुना 12/11। ठीक है, 12/11। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया।
और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ता है, लेकिन आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसे समझिएगा। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, 7/6 भागा 7/12 माइनस 60/32 माइनस इसी लाइन में होगा, पर स्पेस ना होने के बाद मैं नीचे लिख रही हूँ क्वेश्चन में 59/90 गुना 9/59 गुना 12/11। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है वाला मैथ, क्योंकि थोड़ा लंबा है बच्चा बनेगा तो इसमें स्पेस कम है इस वजह से। ठीक है, यानी इक्वल टू 7/6 गुना 12/7 माइनस 7/32 माइनस 11/10 गुना 12/11। ठीक है, यानी 2 माइनस 7/32 माइनस 6/5। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ। इक्वल टू 320 माइनस 35 192। और ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे बन रहा है, क्योंकि हम लोग इस तरह के मैथ जो है बहुत पहले से हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोगों को समझ 93/100। ठीक है, 93/160। मैं इस लाइन को अच्छे से यहाँ पर ऊपर में अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पर 320 माइनस 35 320 माइनस 35 माइनस 192/160 इक्वल टू 93/160। ठीक है, 93/160। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 गुना 1/2 वर्षों में 12,705 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसे धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर मिश्रधन इक्वल टू मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस दर बटा 100 समय। ठीक है, यानी कि 12,705 इक्वल टू P 1 प्लस 10/100, जो हमारे पास है 2 गुना 1/2। ठीक है, यानी कि 12,705। ठीक है, 12,705 इक्वल टू P 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद 1 प्लस 1/2 गुना 1/10। ठीक है, यानी 12,705 इक्वल टू P गुना 11/10 का स्क्वायर 21/20। ठीक है, यानी P इक्वल टू 12,705 गुना 10 गुना 20 बटा 11 गुना 11 गुना 21, 11 गुना 11 गुना 21, यानी कि टोटल हमारे पास डिवाइड करेंगे गुना भागा करके तो 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये। अब दूसरी स्थिति में इसे हम लोग करेंगे तो 5% अर्ध वर्ष पर 2 अर्ध वर्ष। ठीक है, 5% अर्ध वर्ष पर 2 अर्ध वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस तरह से करने के बाद टोटल इसी तरह से फिर सॉल्व कर देंगे 10,000 के मान लेके, तो हमारा कितना आ जाएगा 1,025 रुपये। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धानित्व गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या के 3 गुनी है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा
5 × 1/3। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में 2-3 सवाल, 3-4 या 2-3 इस तरह से मैं सवाल हर दिन देती हूँ अपने वीडियो में, ताकि इससे आप लोगों को भी एक चीज़ समझ में आए कि नहीं, आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को कोशिश में जो है आप सफल हो रहे हैं। तो अगर आप हर दिन अगर 2 से 3 क्वेश्चन सही बनाते हैं, यानी कि आप अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। अगर 4 में से 3 सही होता है, 1 गलत होता है, तब आप बहुत आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगला है, यदि ए बी और सी धनात्मक संख्या इस प्रकार है, a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a² = 34:61:45, तो a/b/c का क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 3:5:6। एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, उस संख्या का योग क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है, 4, 5, 6 और 9 का। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, लघुत्तम संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 5, 6, 9। ठीक है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 2 से करेंगे, यानी 2, 5, 3, 9। फिर इसे हम लोग 3 से कर देंगे, यानी 2, 5, 1, 3। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 2 × 3 × 2 × 5 × 3। ठीक है, टोटल गुना करने के बाद 180। ठीक है, अब हमारे पास अपशिष्ट संख्या 180। अब हमारे पास अपशिष्ट संख्या अपशिष्ट संख्या 180। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपशिष्ट संख्या इक्वल टू 180 × 6 + 3। ठीक है, 180 × 6 + 3 इक्वल टू 1080 80 + 3, यानी कि 1083। ठीक है, अब अंकों का योग क्या कर देंगे, 1 + 0 + 8 + 3, यानी 1, 8, 9, 9 + 3 यानी कि 12। ठीक है, एक परीक्षा में विद्यालय ए में सम्मिलित होने वाली विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय के बी से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विद्यालयों के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है, तो विद्यालय ए में परीक्षा सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की विद्यालय ए के उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? तो विद्यालय बी के परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी क्या है, माना 100 है। ठीक है, माना 100 है। विद्यालय ए में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या माना 120 है। ठीक है, 120 है। अब विद्यालय बी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 75 है। ठीक है, बी में उत्तीर्ण होने वाले। अब ए और बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो क्या करेंगे, इक्वल टू 75 × 180/100। ठीक है, 180/100 इक्वल टू 135। ठीक है, 135। विद्यालय ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तो क्या करेंगे, 135 - 75 इक्वल टू 60। ठीक है, 60। अब अपशिष्ट उत्तीर्ण पर क्या करेंगे, 60/120। ठीक है, 60/120 × 100। ठीक है, तो यानी 50%। 50%। अगला है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू भुजा 2 ब्रैकेट 3। ठीक है, यानी कि 30 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। ठीक है, तो यहाँ पर πr², यहाँ तक आप लोग समझ गए, πr²। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि पाई गुना, ठीक है, पाई गुना ब्रैकेट 5 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 75 पाई। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 2 रेलगाड़ियों एक्स और वाई की एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर और वाई स्टेशन बी से ए की ओर। एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स और वाई अपने
गंतव्य स्थानों के पहुंचने के क्रम से 8 गुना 2/5 घंटे 4 गुना 2/7 घंटे का समय लगता है। यदि x की चाल 50 किलोमीटर घंटा है तो y की चाल किलोमीटर घंटा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर y की चाल को हमें ज्ञात करना है कि वो कितने। ठीक है, तो इसे हम लोग सीधा कर देंगे। क्या तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे और मैं आपको पहले भी इस तरह के सवालों को मैं बताई हूँ, तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो इसमें 70 किलोमीटर, ठीक है, और इसे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। मतलब मैं इसलिए नहीं कि मुझे आप लोगों को बताने से बचना है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग खुद से भी बनाइए, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए कि नहीं, आप लोग अभी तक जितने भी मेरे वीडियो को देखे हैं या जितने भी आप लोग समझे हैं, पढ़े हैं, आप लोगों को कितना समझ में आया है। जैसे मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप लोग खुद से रोज़ 2-3 सवाल को सॉल्व करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, सुमित एक वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो माना कि वस्तु के विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य है, लिखेंगे कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 4/5 गुना 100 इक्वल टू 80 रुपये। हानि क्या है, 10% का हानि है, 10%। वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू क्या करेंगे, 10/90 गुना 80 यानी इक्वल टू 800/9 रुपये, 9 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसे हम वस्तु के विक्रय मूल्य 95 रुपये। ठीक है, वस्तु के विक्रय मूल्य इक्वल टू 95 रुपये। तो क्या करेंगे, 95 माइनस 800/9। ठीक है, यानी 855 माइनस 800/9 इक्वल टू 55/9। यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 55/9 गुना 9/800, 9/800 गुना 100। ठीक है, यानी कि 55/8 इक्वल टू 6 गुना 7/8, 6 गुना 7/8। 2 अंक वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या उसके अंकों के योग का गुणनफल 3/24 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है होगी। तो माना दहाई अंक क्या है, x है। ठीक है, इकाई अंक क्या करें, इकाई अंक x+3 है, इकाई अंक x+3 है। तो संख्या क्या है, 10x प्लस 3। ठीक है, यानी 11x+3। ठीक है, यानी कि 11x+3 ब्रैकेट 2x+3 ब्रैकेट इक्वल टू 324 इक्वल टू 36 गुना 9। ठीक है, 36 गुना 9। यहाँ तक आप लोग समझ गए। 11x +3 ब्रैकेट 2x+3 यानी कि 11 गुना 3 + 3। ठीक है, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में 2 गुना 3 + 3। ठीक है, यानी x इक्वल टू 3। अपशिष्ट संख्या क्या करेंगे, 11x+3 इक्वल टू 11 गुना 3 + 3, 11 × 3 = 33 + 3 इक्वल टू 36। ठीक है, यानी कि 36 और 3। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 35 और 40। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक छात्र को ही मिले निकाल दिए जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से 1 अंक घटाया जाता है, तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों की औसत क्या है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का योग तो 52 गुना 45। ठीक है, 52 गुना 45 माइनस 50 गुना 44। ठीक है, 50 गुना 44
50 गुना 44, तो 2340, ठीक है, माइनस 2200 इक्वल टू 140, ठीक है, 140। अब अवशिष्ट औसत क्या है, तो 140/2 कर देंगे, यानी कि 140/2 इक्वल टू 70, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष समान दर से 4 वर्षों में 9,900 रुपये और 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो जाती है। वह धनराशि 8 गुना 2/3% की साधारण ब्याज दर से 2 गुना 1/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, लिखेंगे कि 3 वर्षों के साधारण ब्याज इक्वल टू 7 वर्षों के मिश्र धन माइनस 4 वर्षों का मिश्र धन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, 11,700, ठीक है, 11,700 माइनस 9,900 इक्वल टू 1,800 रुपये। अब 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज इक्वल टू 4/3 गुना 1800 इक्वल टू 2400, ठीक है, 2400 रुपये, ठीक है। चूंकि अब मूलधन क्या है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेस ना होने के कारण से मुझे मिटाना पड़ता है, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा और समझिएगा भी। तो अब मूलधन इक्वल टू क्या है, 9,900 माइनस 2400, ठीक है, 9,900 माइनस 2400 इक्वल टू 7,500, ठीक है, 7,500 रुपये। अब साधारण ब्याज है, ठीक है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या करेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है, बटा 100, यानी कि 7,500 गुना 9 गुना 26/4 गुना 3 गुना 100। अब टोटल को गुना करने के बाद आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 1462.5 रुपये, ठीक है, 1462.5 रुपये। अब मिश्र धन इक्वल टू क्या करेंगे, 7,500 मिश्र धन इक्वल टू 7,500 प्लस 1462.5, ठीक है, टोटल प्लस करने के बाद कितना आ गया, 8,962.5, 8,962.5 यानी 50 पैसे रुपये एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि उसे 60 रुपये की छूट के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है तो लगभग प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध क्या होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूं कि छूट क्या है, 60 रुपये की, ठीक है, छूट क्या है, 60 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है, 480 रुपये, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, 480 रुपये। तो अंकित मूल्य इक्वल टू क्या कर देंगे, 400, अंकित मूल्य इक्वल टू 480 प्लस 60, ठीक है, 480 प्लस 60 यानी कि 540 रुपये। ऐड करने के बाद 500। अब वस्तु का क्रय मूल्य तो क्या करेंगे, 100/125 गुना 540 यानी 432 रुपये, 432 रुपये। अब लाभ में क्या करेंगे, तो लाभ इक्वल टू 480 माइनस 432 इक्वल टू 48, ठीक है, 48 रुपये। अब लाभ प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको फिर से एक बार कर दूँ, लाभ इक्वल टू 480 माइनस 432 इक्वल टू 48 रुपये। अब लाभ प्रतिशत इक्वल टू 48/432 गुना 100 यानी 100/9 इक्वल टू 11.1%। एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा करता है और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य को 21 दिनों में पूरा होता है। ए और बी एक स्थान मिलकर उसी कार्य को 65% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है, कितने दिनों में है जो पूरा कर लेंगे। तो ए क्या है, 2/3, ए का कार्य 2/3 16 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, 16 दिनों में। ए द्वारा एक काम करने में लिया गया समय, ए द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय इक्वल टू 16 गुना 3/2, 16 तिया
16/48/2, ठीक है, यानी 24 दिन। ठीक है, अब शेष काम क्या बच गया, तो 1 - 2/3 इक्वल टू 1/3, ठीक है, यानी कि शेष दिन तो शेष दिन में क्या करेंगे, 21 - 16 इक्वल टू 5 दिन, ठीक है, 5 दिन। यहां तक समझ गए। अब बी द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय, ठीक है, बी द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय इक्वल टू 3 × 5 इक्वल टू 15 दिन। अब ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन में काम, ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन में काम, तो 1/24 प्लस 1/15, ठीक है, 1/24 प्लस 1/15 इक्वल टू 5 + 8/120, यानी कि 13/120, ठीक है। 65% काम करने में लिया गया समय, 65% काम करने में लिया गया समय, 65% काम करने में लिया गया समय इक्वल टू 65/100, ठीक है, गुना 120/13 इक्वल टू, इन सभी को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन। अगला है, यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी के कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है, कितने अधिक या कम है। तो यहाँ पर क्या है, 50 80 ए के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए गुना 50/100 गुना 80/100, ठीक है, 3b इक्वल टू 3b गुना 25/100, यानी ए गुना 1/2 गुना 4/5 इक्वल टू 3/4 बी, ठीक है, 3/4 बी। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी सवाल में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप लोग बेझिझक पूछे। अब ए गुना, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग a/b इक्वल टू 3/4 गुना 5/2, ठीक है, अब इन सभी को गुना करके क्या कर देंगे, इक्वल टू 15/8, ठीक है, 15/8, यानी, ठीक है। तो अब अपशिष्ट प्रतिशत हमें ज्ञात करना, तब अपशिष्ट प्रतिशत इक्वल टू क्या करेंगे, 15 - 8/8 गुना 100, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 700/8 इक्वल टू 175/2, 175/2, 175/2 को डिवाइड कर देंगे तो 87.5% अधिक। सरल करें, ये हमारा प्रश्न है और इसे हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट 56 प्लस ब्रैकेट 185 प्लस ब्रैकेट 88 ब्रैकेट 6 + 19, ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट 56 प्लस ब्रैकेट 125 प्लस ब्रैकेट 88 गुना 5 ब्रैकेट 56 प्लस ब्रैकेट 185 प्लस 440, ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट 56 प्लस ब्रैकेट 625 इक्वल टू ब्रैकेट 56 प्लस 25, ठीक है, ब्रैकेट 81 इक्वल टू 9, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या 3 के, दूसरी संख्या 2 के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 के माइनस
8/2 2 माइनस 6 इजक्वल टू 5/4, ठीक है, इजक्वल टू 12 माइनस 32 इजक्वल टू 10 माइनस 30 12 माइनस 10 इजक्वल टू 32 माइनस 30, ठीक है, 32 माइनस 30 यानी कि 2 इजक्वल टू 2, यानी कि k इजक्वल टू 2/2 इजक्वल टू 1, ठीक है, 1। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब पहली संख्या इजक्वल टू 3 गुना 1 इजक्वल टू 3 और दूसरी संख्या इजक्वल टू 2 गुना 1 इजक्वल टू 2, यानी कि 3 और 2। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपये हो जाते हैं तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो माना कि धनराशि हमारे पास क्या है, P है। अब साधारण ब्याज इजक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज इजक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है, यानी कि P गुना 2 गुना 5/100 इजक्वल टू P/10, यानी कि P प्लस P/10 इजक्वल टू 26,400, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब 10P प्लस P इजक्वल टू 26,400 गुना 4, ठीक है, 2600 गुना 26,400 गुना 10, ठीक है, यानी 11P इजक्वल टू 2,64,000 यानी कि P इजक्वल टू 2,64,000 बटा 11, यानी कि P इजक्वल टू 24,000। एक पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तो तीनों नलों का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पहला नल एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने के लिए नल को 4 दिन लगते हैं, दूसरे नल को 2 दिन, ठीक है। पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो तीनों नलों को द्वारा पुल को भरने में लगा समय इक्वल टू क्या कर देंगे, तीनों नलों को भरने में लगा समय इक्वल टू, पहले तो मैं इसको ऐसे इस तरह से कर आप लोगों को बता दूं कि पहला नल, ठीक है, 3 नल है, ठीक है, 3 नल है तो 1 नल 2 नल और ये रहा तीसरा नल, ठीक है, यानी कि 1 2 ये रहा 12 8, ठीक है, 48 96 और 96, इस तरह से हम लोग इसको दर्शा दिए, ठीक है। तो तीनों नलों द्वारा पुल को भरने में लगा समय तो 96/1 + 2 + 8 घंटे, ठीक है, इक्वल टू 96/11, 11 से 96 को डिवाइड करेंगे, 8 × 8/11। अगला है 48,000 रुपये की राशि में 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11/13 के अनुपात में बांटा जाता है, आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आदित्य का हिस्सा, ठीक है, आदित्य का हिस्सा इक्वल टू 13/11 × 13, 11 × 13 गुना 48,000, ठीक है, 48,000, 13/24, यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी मैंने गलती से गुना प्लस, ठीक है, 13/24 गुना 48,000, ठीक है, 48,000, यानी कि 13 गुना 2,000, 13 गुना 2,000 इक्वल टू 26,000 रुपये।
राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर की एक निश्चित राशि 1/2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, धनराशि तो माना कि धनराशि क्या है, पी है। माना कि धनराशि इक्वल टू पी, तो साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज गुने क्या इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा मूलधन तो पी है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, गुना 10 गुना 3/100 इक्वल टू 3 पी इज गुना 2 3p इक्वल टू 20 3p/20। अब ब्याज अर्थवार्षिक संयोजित होने पर तो r इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5% और n इक्वल टू 3/2 गुना 2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो हमारा मूलधन तो p है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r/100 पावर n-1। ठीक है, ब्रैकेट p इक्वल टू p 1 प्लस 5/10 का q-1 ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्पेस ना होने के कारण से मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा। अब p ब्रैकेट 21/20 का q-3। ठीक है, यानी कि p और q कर दिए तो हमारा टोटल कितना आ गया, 9261 माइनस 8000 बटा 8000। ठीक है, यानी कि 1261 p बटा 8000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 1261 p बटा 8000 यानी कि 1261 p बटा 8000 माइनस 3p/20 इक्वल टू 305। ठीक है, 1261 p माइनस 1200p बटा 8000 इक्वल टू 305। 61p इक्वल टू 305 गुना 8000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 8000 ठीक है, p इक्वल टू 305 गुना 8000 बटा 61 और टोटल को गुना करने के बाद 61 से डिवाइड कर देंगे तो 40000। दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो उन नई संख्याओं को 9 जोड़ा जाता है। नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि दो अंकीय संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो माना दो अंकीय संख्या जो 10x प्लस वाई, तो क्या करेंगे 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 3 और 10x प्लस वाई। ठीक है, 10y प्लस x, 10y प्लस x माइनस 30x माइनस 3y इक्वल टू -9। ठीक है, यानी -29x। ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू -9। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 9 दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो -29x प्लस 7y इक्वल टू -9। ठीक है, -7x प्लस 7y इक्वल टू 63। ठीक है, यानी कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर बट्टा में क्या लिखेंगे, -36x इक्वल टू
माइनस 72, ठीक है, यानी कि x इजक्वल टू 72/36 इजक्वल टू 2, ठीक है 2। अब क्या है, y इजक्वल टू 9 - 2 इजक्वल टू 7। अब अपशिष्ट संख्या है, अपशिष्ट संख्या यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब अपशिष्ट संख्या, तो अपशिष्ट संख्या इजक्वल टू 10 × 2 + 7, यानी 10 दूनी 20 + 7 इजक्वल टू 27, ठीक है 27। दो संख्याएं ए और बी के एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो माना तीसरी संख्या सी इजक्वल टू 100, तीसरी संख्या सी इजक्वल टू 100, पहली संख्या 100 - 15 इजक्वल टू 85, दूसरी संख्या इजक्वल 100 - 32 इजक्वल टू 68। अपशिष्ट संख्या अब हमारे पास क्या है, अपशिष्ट संख्या इजक्वल टू 85 - 68 × 100 इजक्वल टू 17/85 × 100। अब इन दोनों को गुना करके डिवाइड करेंगे 20। एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो वस्तु का अपशिष्ट विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस P प्रतिशत और 100 - P प्रतिशत गुना पहला विक्रय मूल्य, ठीक है विक्रय मूल्य 100 + 15/100 - 15, पहला विक्रय मूल्य यानी 17 गुना 1785, ठीक है, यानी कि 115/85 गुना 1785, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक 115/85 गुना 1785 इज इक्वल टू 23 डिवाइड करने में 23/17 गुना 1785, ठीक है, यानी कि 23 गुना 105, ठीक है, यानी कि 2415 रुपये। 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 8 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड में हरा देती है। वीना की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो श्रुति की चाल क्या है, 4 किलोमीटर घंटा। श्रुति की चाल 4 किलोमीटर घंटा, तो 4 गुना 5/18 इक्वल टू 10/9 मीटर सेकेंड। श्रुति द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 200/10/9, यानी कि 200 गुना 9/10, यानी कि 180 सेकेंड, ठीक है 180 सेकेंड। यहाँ तक आप लोग समझ। अब बीना द्वारा लिखेंगे कि बीना द्वारा लिया गया समय, बीना द्वारा तय की गई दूरी, पहले बीना द्वारा तय की गई दूरी तो 200 - 18 इक्वल टू 182 मीटर, ठीक है। अब बीना द्वारा लिया गया समय तो 180 + 30 इक्वल टू 210 सेकेंड, ठीक है। बीना की चाल क्या करेंगे, 182/210 गुना 18/5 इक्वल टू, सभी को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 3.12 किलोमीटर घंटा। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि सोहन, ठीक है, यदि सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है, और मोहन मेघना से जितना लंबा है लेकिन कोमल से अधिक लंबा है तो मेघना है, ठीक है। तो मेघना है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है, ठीक है, तो
गीता, सोहन, मोहन, और तो इसमें जो सबसे लंबा है तो मेघना है। तो मेघना सोहन से क्या है, छोटी है। मेघना क्या है, सोहन से छोटी है। उस संख्या का पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 14, 19, 26, 35, 44, 59। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि 14 + 5 करेंगे तो 19। ठीक है, 19 + 7 करेंगे तो 26। ठीक है, 26 + 9 करेंगे तो 35। ठीक है, 35 + 11 करेंगे तो 46। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 44। तो 44 क्या है, इसमें संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से 46 + 13 करेंगे तो 59। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ है भागा और माइनस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है माइनस, तो 2 - 1 × 4 भागा 4 + 2 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो 2 - 1 × 4 भागा 4 + 2। ठीक है, 4 + 2 यानी कि 2 × 1 - 4 + 4 भागा 2। ठीक है, भागा 2 यानी कि 2 × 1 - 4 + 4 × 1/2 यानी कि 2 - 4 + 2 = 0। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से साथ वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से है। ठीक है, दूसरे पद का पहले पद से है, यानी हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। तो जिस प्रकार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है उसी प्रकार पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रय विन्यास अंग्रेजी शब्द के कोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है? निप्लाई, पिलग्रिम, पिगमेंट और पिल्लो। ठीक है, इसी तरह से है। तो जो शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार में होगा वो होगा पिगमेंट, पिलिग्रिम और पिल्लो। ठीक है, पिगमेंट चार शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। निर्देश, परिकल्पना योजना, स्कीम। परिकल्पना योजना, स्कीम में तीनों शब्द समानतः समान अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन निर्देश इन सभी में से भिन्न है। निर्देश क्या है, इन सभी में से भिन्न है। नीचे सूचीबद्ध संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है। एक असंगत का चयन करें। 20, 5। ठीक है, 20, 5 तो 5 × 5 - 1। ठीक है, तो 5 × 5 - 1 उसी तरह से = 20। उसी तरह से 56 और 8 है। ठीक है, 56 और 8 तो 8 × 8 - 1 = 56। ठीक है, उसी तरह से 42 और 7 है तो 7 × 7 - 1 = 42। ठीक है, उसी तरह से 36 और 6 है। ठीक है, तो 36 और 6 तो 6 × 6 - 1। ठीक है, 6 × 6 - 1 = 30। तो जो इसमें एक असंगत चयन करें तो इसमें असंगत चयन जो है वो होगा 36 और 6। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और बताइए कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के तात्विक रूप से पालन करता है। यानी सभी जहाज नाम है, सभी लंगर जहाज है और निष्कर्ष हमारे पास 4 है, तो निष्कर्ष को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी लंगर नाम है, कुछ जहाज लंगर है, कोई लंगर नाम नहीं है, कुछ नावें लंगर है। ठीक है, तो इसमें जो केवल निष्कर्ष 1, 2 और 4 पालन करते हैं। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में राइफल को 76/47 और प्रीच को 278391 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि उपयोगी सभी कोड क्या भाषा संयुक्त संबंध है, तो चेयर क्या होगा 9136 7। 4 रेखा गणित आकृति सूचीबद्ध है जिनमें से 3 किसी तरह समान है,
किसी तरह समान है और एक असंगत है, एक असंगत चयन करें। ठीक है, तो वर्ग, वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज। तो आयत, वर्ग और त्रिभुज सभी सरल रेखाएं मिलकर बनी आकृति होती है, लेकिन वृत्त का निर्माण मुड़ी हुई रेखा से होती है। वृत्त की निर्माण मुड़ी हुई रेखा से होती है। 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर। अर्जुन के दाईं ओर बैठा, हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा। इनमें से कौन आदित्य और दाईं के ठीक बगल बैठा है? तो इस आदित्य के बाईं ओर अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो रेयांश आदित्य की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो रेयांश के जो है आदित्य के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, और गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कप, पुस्तक, कलम, गेहूं, कुर्सी, कप। मैं हम जानते हैं कि गेहूं का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गेहूं को कुर्सी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गेहूं को क्या कहा गया है? कुर्सी कहा गया है। तो गेहूं को कुर्सी कहा गया है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ए, जेड, पी, पी, वाई, क्यू, सी, एक्स, आर। ठीक है, ये ऐसे है। तो ए, बी, ठीक है, और सी। ए क्या है? ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह से पहले वाई आता है तब जेड आता है, तो वाई पहले फिर बाद में जेड, फिर उसी तरह से एक्स पहले बाद में वाई आता है। ठीक है, उसी तरह से पी, क्यू, आर। ठीक है, तो उसी तरह से पी, क्यू, आर हो गया। तो इस ठीक है, तो सी के बाद डी आता है, उल्टा में ले लिया जाएगा। तो जैसे जेड के बाद वाई और उसके बाद एक्स, ऐसे। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर एक्स के बाद डब्लू। ठीक है, उसे पी, क्यू, आर और आर के बाद एस, यानी डी, डब्लू, एस। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिनमें से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 1, 1, 1, 1 है। ठीक है, और 3, 8, 8, 3, 10, 9 है। तो 2, 1। ठीक है, 2 + 1 - 1 इक्वल टू 1 + 1। 3 - 1 इक्वल टू 2, नहीं 2 इक्वल टू 2। ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से इसको। अब अगला है, ये हुआ था पहला, अब दूसरा है 8, 3, 10, 9। ठीक है, तो 8, 10, 8 + 10 - 3 इक्वल टू 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि 18 - 3 इक्वल टू 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 15 - 9 इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा हो गया, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आने वाली थी वाई 6। ठीक है, अब उस तरह से 6, 2, 9, 8, 5 इस तरह से है, इसे भी हम लोग कर देंगे। तो 6 + 9 - 2 इक्वल टू 8 + 5, 13 इक्वल टू 13। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। 16, 25, 36, 49। ठीक है, 16, 4 के स्क्वायर 16, 25, 5 के स्क्वायर 25, 36, 6 के स्क्वायर 36, 7, 49, तो 7 के स्क्वायर 49। ठीक है, उस ठीक 2 अंक के बाद तो 8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64। नीचे सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों को देखिए, उनमें से 3 संख्या समान विशेष तर्क के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग है तो 216, 36 है। ठीक है, 216 और 36। ठीक है, तो 36 के 6 और 6 के क्यू 216। ठीक है, 729 और 81 है, 169 यानी कि 13 और 13 के क्यू। ठीक है, 2197 और 169। ठीक है, तो इसी तरह से है। तो इसमें जो हमें सही विकल्प को चयन करना है वो होगा 1331 और 144। ठीक है,
अगला है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। ठीक है, तो माना कि संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो x प्लस 14 x इक्वल टू 135, यानी कि 15x इक्वल टू 135। ठीक है, x इक्वल टू 135 बटा 15 इक्वल टू 9। यदि सेव को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है, बाल को सेव कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेव, शैम्पू, दूध, कलम और बाल और सेव। हम जानते हैं कि दूध का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दूध को क्या है, कलम कहा गया है। राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता से पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। उसने व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो राम के पिता का इकलौता पुत्र राम है, तो राम के पिता का वह व्यक्ति के राम का क्या है, पिता है। ठीक है, उसका क्या है, पिता। सूचीबद्ध 4 मानवीय अंगों में से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। गला, नाक, मुंह, जीभ। ठीक है, तो गला, नाक, मुंह सभी किसी न किसी एक रूप प्रकार समान है, लेकिन सभी शरीर से बाहर हिस्सा में, जबकि जीभ शरीर के अंदर में है। अगला है 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा, लेकिन वह सुनील से जितना लंबा नहीं है। रोहित सोनू से लंबा है, लेकिन आनंद से छोटा है। उनके समूह में सबसे छोटा कौन है? तो उस समूह में सोनू उस समूह में क्या है, सबसे छोटा है। और ये सारे सवाल जो है ना, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये रीजनिंग है, इसे मैं किसी भी वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसे आप लोग अपने दिमाग में से जो है समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को समझ में आ रही। मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों तक जा रहा है, यानी कि मैं जो भी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को जिस मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं उस कोशिश में कामयाब हो रही हूँ जिसमें आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग ज़रूर इससे मेरा पढ़ाई हुआ अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 5 एथलीट दीपक, असलम, राजू, सोनू और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह मोनू से पीछे। असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह राजू से पीछे। इनमें से तीसरे स्थान पर रहा। तो इसमें जो 5 एथलीट के दौड़ में प्राप्त स्थान के अनुसार इसमें जो है राजू ने दौड़ में तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। ठीक है, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? तो व्यक्ति तस्वीर में भाई, पुत्री का मतलब उस व्यक्ति का तस्वीर यानी भतीजी हुई, और भतीजी राम की पत्नी है, तो राम की पत्नी उस व्यक्ति के तस्वीर से क्या हुई? भतीजी हुई। यदि समय 3:36 से 6 हो जाता है तो घड़ी के घंटे की सुई कितनी डिग्री में घूम जाएगी? तो 6 बज रहा है, ठीक है, और 6 - 3:36, ठीक है, 3:36 यानी 2 घंटे 24 मिनट, यानी 120 प्लस 24 यानी 144 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट के घंटे की सुई 30 डिग्री पर घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो घंटे की सुई क्या है? 30 डिग्री पर घूमती है। तो 144 मिनट में घंटे की सुई जो है तो क्या करेंगे? 30/60 गुना 144 यानी कि 72 डिग्री। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस पर दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी अब्रॉड, यानी अब्रॉड को है ZCPQXZ और मार्केट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट के, जैसे ए अल्फ़ाबेट के पहले पर है और जेड आखिरी पे है। ठीक है, उसी तरह से BC, ठीक है, तो B के बाद C आता है। ठीक है, RP, तो उसी तरह पहले पहले P आता है, उसके बाद R आता है। ठीक है, उसी तरह से OQ, ठीक है, उसके बाद X और A, ठीक है, यानी पीछे से XYA, उसके बाद फिर DG। ठीक है, उसी तरह से मार्केट को इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे LBPMBW। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। WKDLX
IGHDISH, मतलब कि इसे हमें तो W, ठीक है, W के बाद X, WX, ठीक है, और I के ठीक 2 अंक के बाद क्या आता है, K आता है, ठीक है। फिर D के ठीक 3 अंक के बाद G, और H जो है वो L के 4 अंक पहले आता है H, ठीक है। उसी तरह से DISH है, तो इसी तरह से 1 2 3 4 के पहले और बाद में लेंगे तो EGKO। एक कूट भाषा में वाइस्पर को IHWSREP लिख के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है विपरीत में लिखा गया है, तो कलेक्ट को LOC, ठीक है, और LOCL, ठीक है, LOCLTCE। कारों की एक पंक्ति में मारुति बाएं से 8वें और टोटो दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि अपनी स्थिति के परस्पर बदल देती है तो मारुति बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी कारें हैं, तो पंक्ति में कारों की संख्या, तो पंक्ति में कारों की संख्या जैसे 14 और 17, ठीक है, -1, यानी कि 31 - 1 = 30। तो कारों की संख्या कितनी है, 30 है। P + Q का अर्थ है कि Q की पत्नी P है। P - Q का अर्थ है कि Q के पिता P है। P × Q का अर्थ है कि Q की बेटी P है, और P / Q का अर्थ है कि Q का बेटा P है। यदि V की बहन S है तो बताइए कि इनमें से कौन सा समीकरण सत्य है। यानी कि इसमें जो समीकरण सत्य होगा, इसमें जो समीकरण हमारा सत्य होगा वो है R/S × T + U - V। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित, जोश, उत्साह और व्यापहरण, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि हम सभी को पता है कि समानार्थी शब्द के संबंध में दर्शाया गया। जोश का समानार्थी शब्द होता है उत्साह, उसी प्रकार व्यापहरण का समानार्थी शब्द होता है अपहरण। निम्नलिखित समीकरण को सही समीकरण प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाएगा। किन्हीं 2 चिन्हों को क्या है, परस्पर बदला जाएगा। यानी 119 - 21/7 + 117 × 3 = 11, ठीक है। तो 119, ठीक है, 119 - 21 × 7 + 117/3 = 11। 119 - 147 + 39 = 11, ठीक है। 158 - 147 = 11, यानी 11 = 11, ठीक है। तो जो चिन्हों को हम लोग परस्पर बदलेंगे वो है भागा और गुना। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो 700 + 42, ठीक है, 700 + 42 / 6 × 45 - 54 × 9 + 14 = 355। तो यहाँ पर यह हमारा प्रश्न है और इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 700 +, ठीक है, 700 + 42 / 14, 42 / 14 × 45 - 45 - 54 45 - 54 × 9 + 6 = 355। यानी कि 700 + 3 × 45 - 54 × 9 + 6 = 355, ठीक है। यानी कि 700 + 135, ठीक है, 700 + 135 - 486 + 6 = 355, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, 355। यानी कि 841 - 486 = 355, यानी 355 = 355, ठीक है। 300 6 और
14 को जो है वो बदलेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। HS 10 के P 4 NM 0, ठीक है। तो H के N, ठीक है, H के N, तो H के ठीक 3 अंक के बाद K और K के ठीक 3 अंक के बाद N, तो N के ठीक 3 अंक के बाद क्या होगा Q, NM PQ, ठीक है। उसी तरह से S के 3 अंक, P पहले P आता है फिर S आता है, यानी P के ठीक 3 अंक के बाद S आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। फिर 3 माइनस करेंगे तो M आएगा, और ठीक M के 3 अंक माइनस करेंगे तो J आएगा, J के L M, ठीक है। उसी तरह से 10, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, ठीक है। और 6 माइनस 4, 6 माइनस 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, ठीक है। और 4 माइनस 4 करेंगे तो 0, ठीक है। 0 प्लस 6 करेंगे तो 6, यानी QJ 6। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात की। 2, 6, 12, 20, 42 जो लुप्त संख्या उसे हमें ज्ञात करना है। तो 2, 6 यानी 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, ठीक है। 12 प्लस 8 इक्वल टू 20, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, 30 प्लस 12 इक्वल टू 40। एक गोदाम में 5 डिब्बे A, E को एक दूसरे से बिल्कुल ऊपर रखने के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। डिब्बा A के डिब्बा D के ठीक 3 स्थानों के ऊपर रखा जाना चाहिए। डिब्बा C को उससे ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। डिब्बा E को डिब्बा B के बीच में केवल एक डिब्बा रखा जाना चाहिए। यदि डिब्बा E के सबसे नीचे तो ऊपर डिब्बा C के स्थान पर क्या है, तो उसके स्थान पर दूसरा है। एक निश्चित कूट भाषा में मेल को 2375 के रूप में लिखा जाता है। क्रिकुलर को 98, 49, 67, 34 के रूप में लिखा है। उस कूट भाषा में क्लेम को कैसे लिखा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो क्लेम को जो है 97, 38, 2 के में लिखा जाएगा। निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज दुकानदारों को निरूपित करता है, आयत वाहन मालिकों को निरूपित करता है, वृत्त विवाहित व्यक्तियों को निरूपित करता है। दी गई संख्या को विशिष्ट वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक है लेकिन दुकानदार नहीं है। तो विवाहित व्यक्ति जो वाहन मालिक है परंतु दुकानदार नहीं है। और वृत्त आयत के विद्यमान परंतु त्रिभुज के बाहर स्थित संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं क्या है, 10 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या से पहली संख्या का। 9, 181 और उसके बाद 14। तो 9 गुना 9, ठीक है, गुना 2 प्लस 1। 9 गुना 9 यानी 81। यहाँ पर पहले हम लोग प्लस कर देंगे, पहले प्लस करेंगे तो 9 गुना 20, ठीक है। 9 गुना 20 प्लस 1, ठीक है, यानी 180 प्लस 1 इक्वल टू 181। उसी तरह से 14 है तो 14 गुना 2 प्लस 1, ठीक है, यानी 14 गुना 30 प्लस 1 यानी कि 420 प्लस 1 इक्वल टू 421। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के समय स्थान पर आ सकती है। तो वो है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। 45, 47, 50, 62, 63, 86, 103। तो 45 प्लस 2 47, 47 प्लस 13 50, 50 प्लस 5 इक्वल टू 55, ठीक है। 55 प्लस 7 62, 62 प्लस 11 73, 73 प्लस 13 86, 86 प्लस 17 103। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। तो
असंगत का चयन करना है हमें। तो जैसे कि पहले RU इसमें BKEM है, तो BKEM है तो B के 9 अंक के बाद जो है B के 9 अंक के बाद जो है वो K आता है। ठीक है, ठीक है। K के 6 अंक पहले जो है वो E आता है, और E के ठीक 8 अंक के बाद जो है वो M आता है। उसी तरह से RUYD है, तो R के जो है 3 अंक के बाद U आता है, U के 4 अंक के बाद जो है Y आता है, Y के 5 अंक के बाद D आता है। तो इसी तरह से जो है वो इसमें जो असंगत संख्या समूह है वो है BKEM। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द है। कुली, उठाना और कैंची। जहाँ औजार कार्य संबंध दर्शाएगा, जैसे किसी भी भारी वस्तु को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कुल्ली का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार कागज कपड़ा को काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जाता है। तो काटना कैंची का उपयोग किया जाता है। एक कूट भाषा में रिबेल्स को FSFCTM लिखा जाता है, उसी भाषा में केनाइट को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में जो है उससे हम लोग लिखेंगे OLHGUI। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो संख्याओं का परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी 27 माइनस 36 भागा 48 भागा 3 गुना 8 इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और इसे हमें बदलना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? इक्वल टू 27 माइनस 36 प्लस 48 भागा 8 गुना 3 इक्वल टू 9, यानी कि 27 माइनस 36 प्लस 18 इक्वल टू 9, यानी कि 45 माइनस 36 इक्वल टू 9, यानी 9 इक्वल टू 9। तो जो संख्या को हमें बदलना है वो है 3 और 8। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 27, 28, 55, 180 और प्रश्नवाचक चिन्ह 1252। ठीक है, तो 27 प्लस 1 करेंगे तो 28। ठीक है, और 28 प्लस 3 का क्यू कर देंगे तो 55 प्लस 5 का क्यू कर देंगे तो 180। ठीक है, 180 प्लस 7 का क्यू कर देंगे तो 523। ठीक है, और 523 का प्लस 9 का क्यू कर देंगे तो 1252। यहाँ पर जो आएगा 523। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के जगह पर आ सकती है। तो जो प्रश्न यानी 545, 625 और 585 है। ठीक है, तो 545 प्लस 625 बटा 2 इक्वल टू 1170 बटा 2 इक्वल टू 585। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। अब रहा दूसरा कॉलम 332, 346 और 203। दूसरा कॉलम 332 और 436। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 332 प्लस 436 बटा 2। ठीक है, 36 बटा 2 इक्वल टू 468 बटा 2 इक्वल टू 384 हो गया दूसरा कॉलम। अब रहा तीसरा कॉलम, इसी तरह से तीसरा 228 और 346 है। ठीक है, 228 प्लस 346 बटा 2 इक्वल टू 574 बटा 2 इक्वल टू 228 प्लस 346 है। ठीक है, 228 प्लस 346 तो 574 बटा 2 इक्वल टू 287। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति से पहली आकृति से है। तो वो है ये आकृति। अगला है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन के विकल्पों में से कौन सा अक्षर विपरीत फलकों पर होगा? तो जो विपरीत फल पर होगा वो है T और Z। अगला है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समानता और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें। तो जो असंगत आकृति है वो ये है।
कौन सी विकल्प आकृति में आकृति के श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो वो आएगी ये आकृति। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द के सही उच्चारण करने में किसी शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाई तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों तक पहुँच रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया, मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।